Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's means 4th October 2023, the Hindu news analysis. So we will discuss the important news and now we come to the first news, that is NewsClick founder arrested under UAPA. बेसिकली दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है उसके डायरेक्टर को अरेस्ट किया है अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड यूएपीए। अब हम देखते हैं कि ये यूएपीए क्या है। बेसिकली यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब देखेंगे इसमें कि उनके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर की गई है वो की गई है सेक्शन 13, 16, 17, 18 एंड 22। ये जो सारे सेक्शंस हैं, ऑल दीज सेक्शंस आर रिलेटेड टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज। स्पेसिफिकली सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 रिलेट टू द अनलॉफुल असेंबली और प्रमोटिंग एनी अनलॉफुल असेंबली। तो बेसिकली जो भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली को प्रमोट करेगा या किसी पर्सन को एनकरेज करेगा या अबेट करेगा कि वो अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, तो उस पर्सन की लायबिलिटी सेक्शन 13 में फॉल करेगी। सेक्शन 16 जो है या और जो अदर सेक्शंस हैं, these are related to the terrorist activities. Simultaneously, section 153A and 120B जो IPC के हैं, ये रिलीजियस हार्मनी को अफेक्ट करने के लिए है। 153A मीन्स इस तरह की कोई स्पीच देना जिससे कि रिलीजियस हार्मनी डिस्टर्ब हो, और सेक्शन 120B जो है ये है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट। अब हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ऐसा एप्रीहेंशन है कि ये जो न्यूज क्लिक है इसके डायरेक्टर और कई और पर्सन जो हैं ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में रिलेटेड है, और इस कई एक्टिविटीज को फाइंड आउट किया गया है। पहला है जैसे कम्युनल राइट्स। तो आपको याद होगा दिल्ली में कम्युनल राइट्स हुए थे आई थिंक इन 2022। फिर सीएए एजिटेशन भी हुआ था 19-20 में, ठीक है, और फिर फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था हमारे देश में, ठीक है। तो इन सब एक्टिविटीज में इनका रोल जो है लगता है किसको, दिल्ली पुलिस को। तो उसी कनेक्शन में इनको अरेस्ट किया गया है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो अपोजिशन है, मतलब ये सरकार ने इनको अरेस्ट किया है, तो यहाँ पर अपोजिशन की कंटेंशन ये है कि ये जो एक्टिविटीज है और दिस एक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ दीज पर्संस। मींस आपसे भी जानते हैं जैसे मीडिया होता है हमारा, तो मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अब अगर डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर पर इस तरह से उसको मतलब अरेस्ट किए जाएंगे उन लोगों को, ठीक है, सो इट विल बी द अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ दीज पर्संस, और ये देश की डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह के एलिगेशन जो है वो अपोजिशन ने लगाए और दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। वेदर दे आर रियली गिल्टी और नॉट, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब ऑनरेबल कोर्ट इनका कॉग्निजेंस लेंगे या किसी मैटर को डिसाइड किया जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, ग्रीन वार रूम। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रीन वार रूम स्टार्ट किया है जिसमें 24 आवर्स इनटू 7 डेज ऑपरेशन चलेगा। और दिस ग्रीन वार रूम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पराली जलने का समय आ गया है, ठीक है, तो जब पराली हमारे नेबरिंग स्टेट में जलती है तो इससे दिल्ली में पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस से हम लोगों के फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है दैट इज वायलेटेड। तो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो अगर कोई पर्सन, हम सभी लोगों का ये राइट है कि हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिले,
लेकिन अगर पॉल्यूशन में हम लोग रहते हैं, सो आवर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। इस पे इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ द घोस्ट ऑफ यूसीसी विल reappear ahead of Lok Sabha election, former CM। तो बेसिकली ये इस न्यूज में हम देखेंगे केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली देयर इज आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू क्रिएट और टू एनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हमारे देश में जो भी अलग अलग धर्म के लोगों के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अलग अलग लॉ से गवर्न होते हैं, लाइक मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि इसके लिए एक ही कानून होना चाहिए, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म मतलब एक, सिविल कोड मतलब सभी लोगों के पर्सनल मैटर को गवर्न करने वाला लॉ। तो अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नहीं बना है और केवल गोवा में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में बात चल रही है कि उत्तराखंड में इसको बनाया जा सकता है। साइमल्टेनियसली हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप सेक्शन 94 आईपीसी के साथ मिलाकर आपको पढ़ना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। Madras High Court dismisses PIL petition against Kundakulam project। तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी, किसमें? कुंदाकुलम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कि ये जो है लोगों के राइट्स को वायलेट करता है या इसमें जो इसके कंप्लायंस नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब ये जो पीआईएल फाइल की गई थी तो इसको मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस पीआईएल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीआईएल क्या है? पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल की कंसेप्ट को हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से, ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है कि अगर जनरल रूल ये है कि अगर जिस पर्सन के राइट वायलेट होते हैं उस पर्सन के पास ही राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन पीआईएल इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल, ठीक है। तो वो कानून कौन सा होता है? दैट इज द लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई कहता है कि जिस पर्सन के राइट वायलेट होते हैं ओनली उस पर्सन के पास ही राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। पीआईएल उसका एक एक्सेप्शन होता है। पीआईएल कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कुछ लोगों के राइट वायलेट होते हैं और वो बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द नॉलेज और अवेयरनेस या कोई एनी अदर रीजन दे आर नॉट एबल टू गो टू कोर्ट, तो अगर वो लोग कोर्ट नहीं जा पाते हैं तो उनके बिहाफ पर कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पीआईएल फाइल कर सकता है। पीआईएल दो कोर्ट्स में फाइल होती है, एक हाई कोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कब फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, और हाई कोर्ट में कब फाइल होती है? जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का या लीगल राइट का वायलेशन होता है। अब तो लेकिन यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका आज के टाइम में देखा जाता है कि काफी इसका मिसयूज भी होता है। तो कई लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन पीआईएल फाइल करेगा और उसकी पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर्सन को पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो सम पर्सन टू गेट द पॉपुलैरिटी पीआईएल फाइल करते हैं, लेकिन ऐसी पीआईएल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्करेज करते हैं और उन पे पोस्ट भी इम्पोज करते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है कि हाई कोर्ट में इस पीआईएल को फाइल किया गया कि जो कुंदाकुलम प्रोजेक्ट है इसमें नॉर्म्स को नहीं अवॉइड बाई किया जा रहा है या कंप्लायंस किया जा रहा है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया और डिसमिस कर दिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज हमने कल आपके साथ डिस्कस कर ली थी, आरएनए कोविड वैक्सीन की।
Now we come to the using AI for audit technique. तो इस न्यूज में ऑथर कहते हैं कि हमारे देश जो CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गिरीश चंद्रा जी, इन्होंने कहा है कि अगर AI को ऑडिट में यूज किया गया तो इट विल गिव इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्या AI को ऑडिट में यूज किया जा सकता है। तो जो CAG है, अब हम थोड़ा CAG के बारे में समझते हैं। CAG की पोस्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आर्टिकल 148 से 151 तक कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे संबंधित प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। अब CAG को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी भारत सरकार पैसे खर्च करती है, मींस जितने भी पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है फॉर द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उन सबका ऑडिट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस संस्था की है या CAG के ऑफिस की है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या CAG के ऑफिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ऑडिट को किया जा सकता है? तो इन्होंने कहा है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है, और अगर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वो देश के डेटा को अफेक्ट करेगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो इलॉन मस्क है, वो एक ट्रुथ GPT बनाने के प्रयास कर रहे हैं, और उनका कंसर्न ये है कि जब ट्रुथ GPT बनेगी तो वो क्या करेगी कि जो हमारे एथिकल कंसिडरेशंस हैं उनको भी ध्यान में रखेगी। तो यहाँ पर एक तो होता है टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन और एक होता है एथिकल कंसिडरेशन। सो AI जो है वो एट प्रेजेंट एथिकल कंसिडरेशन को नहीं कंसिडर करता। कुछ चैलेंजेस और क्या आएंगे? पहला है CAG में फेस मैनी चैलेंजेस बाय ऑडिटिंग AI। AI रेगुलेशन एंड डेटा स्टैंडर्डाइजेशंस आर क्रिटिकल। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सोर्सेज से डेटा को लेना होता है, और जब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम AI को आ सकती है, ठीक है। सेकंड कहता है कि ऑडिट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन बिग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज, ठीक है। अब AI डेटा किसी अनऑथराइज सोर्स से भी ले सकती है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि वो इनकरेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि कंप्लायंस इश्यू आएंगे। सो ग्लोबलाइजेशन में अब हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में AI को रेगुलेट करने के लिए कोई अभी लॉ नहीं बना है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इस पे कानून बना दिया है, USA ने इस पे कानून बना दिया है, तो अभी हमारे देश में इस पे कोई कानून नहीं है। तो जब तक देश पे कानून नहीं है तब तक हम AI का यूज नहीं कर सकते। दीज आर सम चैलेंजेस। Now we come to the next news. Suspended Lok Sabha MP count nearly doubles during NDA terms. तो यहाँ पर क्या है कि this news is related to the suspension of Lok Sabha MP। अब क्या है कि अभी जो हमारे लोकसभा MP हैं श्री रमेश पिदुड़ी जी, इन्होंने कुछ कम्युनल कमेंट्स किए थे दूसरे MP के खिलाफ, MP कुंवर दानिश अली जी के अगेंस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक होता है पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। अब पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट टू स्पीच होता है पार्लियामेंट। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच मीन्स बोलने का अधिकार। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये बोलने का अधिकार कुछ भी बोलने का अधिकार होता है? सो आंसर इज नो। सिंस ऑनरेबल कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर और इन द अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो अगर किसी पर्सन ने जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने का राइट ऑनरेबल कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। अब क्वेश्चन ये है, लेकिन वहां पर उनके अगेंस्ट जो लोकसभा स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं
उनके पास राइट है कि उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब इनका केस ये है कि इससे पहले कई चांसेस ऐसे हुए कि जिन एमपीज ने इवन कुछ कम ग्रेव उनका डिसिप्लिनरी एक्शन रहा या कोई भी इस तरह के उनका कोई एक्ट रहा जो कि इतना ग्रेव नहीं था जितना कि मिस्टर बिदुड़ी जी का कंसीडर किया जा रहा है, उसके आधार पर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे कि अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के एमपी हैं, इन्होंने कहा था किंग शुड नॉट बी ब्लाइंड टू व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट वोमेन वेदर इन हस्तिनापुर और मणिपुर। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया था, लेकिन इसी स्टेटमेंट के आधार पर इनको सस्पेंड पार्लियामेंट से कर दिया गया था। ठीक है, सिमिलरली जो अदर है संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिशन की डिमांड ये है कि जब एक कम ग्रेव एक्ट पर जो अदर पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो बीजेपी के एमपी हैं रमेश बिधूड़ी जी, उनके इस कम्युनल स्टेटमेंट पर उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता या क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका हेडिंग क्या है, सस्पेंडेड लोकसभा एमपी काउंट नियरली डबल्स ड्यूरिंग एनडीए टर्म। तो अब जो बीजेपी सरकार है इसमें काफी एमपी सस्पेंड हुए, लेकिन यहाँ पर अभी जो बिदुड़ी जी हैं उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है, बट इनके मैटर को जो है वो प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, द शटडाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी। तो बेसिकली अफगानिस्तान अपनी एम्बेसी को यहाँ से क्लोज कर रहा है हमारे देश इंडिया से। रीजन बीइंग दैट कि जब से अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनी है, आई थिंक इट वाज मेड इन 2021, और नई गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो दिस इज द लीगल पॉइंट हियर। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो उस एम्बेसी के और डिप्लोमेट्स के पास कुछ प्रिविलेजेस नहीं है। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक समझते हैं, इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर इससे आपको एक पैसेज भी आया था। ठीक है, रिकॉग्निशन क्या है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है तभी वो कंट्री उस दूसरे कंट्री के लिए एक स्टेट या एक कंट्री माना जाता है। अगर वो कंट्री उस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करता या उस कंट्री की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वहां की गवर्नमेंट उसके लिए लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं मानी जाती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था और उसके बाद कुछ स्टेट ने यानी कुछ कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया लाइक चाइना, लेकिन कुछ कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया लाइक इंडिया। तो इंडिया ने अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दैट इज द तालिबान गवर्नमेंट, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो यहाँ पर एक तो पहले हम समझते हैं रिकॉग्निशन दो प्रकार की होती है, एक होती है डिफैक्टो, डिफैक्टो मींस टेम्पररी रिकॉग्निशन, और दूसरी होती है डिजूर रिकॉग्निशन। डिजूर मतलब परमानेंट रिकॉग्निशन। ठीक है, जब हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसकी जो एम्बेसी हमारे देश में काम कर रही है उसके पास उसको हमने कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी नहीं दिए और उसके पास रिसोर्सेज की कमी है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एम्बेसी इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए वो अपनी एम्बेसी को अब क्लोज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे फॉर्मल रिलेशंस उसके साथ नहीं है, मींस अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमारे इनफॉर्मल रिलेशंस अभी भी अफगानिस्तान के साथ हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। सेकंड कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कहा है कि 10 अक्टूबर तक ये अफगानिस्तान के जो ये है हमारे अफगानिस्तान एम्बेसी अगर यहाँ से चली भी जाती है तो वहां पर उस पर क्या होगा कि हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप उसके साथ अभी मेंटेन रहेगी, although we will not have any formal relationship with the Afghanistan. Now we come to next news.
ये न्यूज हमने डिस्कस कर ली। इंडिया ब्लॉक टेक एक्सेप्शंस टू टारगेटिंग ऑफ मीडिया आउटलेट्स। सो ये न्यूज क्लिक के संबंधित न्यूज है। मीडिया बॉडी स्लैम न्यूज क्लिक सर्च कॉल इट अटेम्प्ट टू मजल फ्री मीडिया। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इट अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ दिस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a), जो कि हमको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। लेकिन इफ दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, देन द एजेंसीज हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। नाउ SC क्वेरी ओवर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ एन एक्यूज्ड। तो अभी यहाँ पर एक मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है और इस मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा है कि दैट वेदर ए बेल कंडीशन इम्पोज्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन एन एक्यूज्ड टू शेयर गूगल मैप्स पिन ऑफ हिज लोकेशन विद द पुलिस अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ हिज राइट टू प्राइवेसी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक पर्सन को ईडी ने अरेस्ट किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उस पर्सन को बेल दे दी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर बेल की एक कंडीशन ये थी कि यहाँ पर जो कंसर्न एक्यूज पर्सन है वो शेयर करेंगे अपनी गूगल मैप पिन लोकेशन टू द कंसर्न पुलिस ऑफिसर और द ऑफिसर ऑफ ईडी। तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो यहाँ पर इट में अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन आया था जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज द केस ऑफ 2018। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है, यानी कि दिस केस वाज रिलेटेड टू द आधार मिसयूज और द पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज, तो दैट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। सो वी आर नॉट हैविंग एनी फाइनल वर्डिक्ट रिगार्डिंग दिस, बस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी पूछा है, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू इट मे अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज। EWS ruling may help case for breaching 50% कोटा सीलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हैं कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, ठीक है, उसमें जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस पर्सन है वो 36% है। अब यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन आया है। क्या लीगल क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा क्या है कि हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है 10% रिजर्वेशन देते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 रिजर्वेशन देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 10% रिजर्वेशन देता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि देयर वाज अ डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज मेंशन्ड हियर इन दिस न्यूज, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द मैक्सिमम रिजर्वेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड इज द 50% ऑफ द टोटल सीट्स। मीन्स अगर गवर्नमेंट की 100 वैकेंसीज आती हैं तो 100 में से 50% जो है वो रिजर्व की जा सकती हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन 50% पर ओपन कंपटीशन होगा ही होगा। अब ये 10% और रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये इसकी सीलिंग लिमिट को वायलेट करेगा? तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीलिंग लिमिट है 50% की उसको स्ट्रिक्टली नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अ मैथमेटिकल प्रिसीजन ऑफ 50% वाज डिफिकल्ट टू फॉलो इन ह्यूमन अफेयर। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है 50% का, इसको ह्यूमन अफेयर में नहीं कंसीडर किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि रिजर्वेशन
रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑनरेबल कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी डज नॉट फॉल विद इन द लिमिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मींस बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में ये नहीं फॉल करती। इसलिए पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो इस 50% की लिमिट को अगर रिक्वायरमेंट है तो इंक्रीज भी कर सकती है। तो अभी तक हम ये सोचते थे कि जो 50% रिजर्वेशन है इट इज mandated to be followed by the government or the parliament, but Honorable Supreme Court has given relaxation in this regard. Now we come to Trudeau says Canada not trying to escalate diplomatic crisis. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया के और कनाडा के रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने मीन्स इंडिया ने कनाडा से कहा है कि वो 10 दिसंबर तक अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले। ठीक है, अब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो 10 दिसंबर को जो उनके 41 डिप्लोमेट्स है उनसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ले ली जाएगी। और व्हाट इज दिस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अब वो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं, सो इफ दे वायलेट एनी अवर इंडियन लॉ, ठीक है, देन वी विल नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। और हम कनाडा की गवर्नमेंट से बोलेंगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम इन केस एनी ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट वायलेट एनी इंडियन लॉ। ठीक है, लेकिन if we will take or withdraw the diplomatic immunity, then those ambassadors will be treated like an ordinary citizen, be it of India or any other country. And there is a presumption that every person within the territory of India must know the complete laws of the land. तो हमने उनको बोल दिया है कनाडा को कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लें, अदरवाइज बाय द 10th of October we will withdraw all the diplomatic immunity which have been given to the diplomats. Now we come to next news. Armenia's parliament votes to join ICC, straining ties with ally Russia. Basically, आर्मानिया की पार्लियामेंट ने अपने अलाइज के साथ अलाइज को कहा है कि दे शुड ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज्वाइन करने की क्यों बोला है? और दे वांट दैट द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शुड बी कन्विक्टेड फॉर हिज एक्शन इन द यूक्रेन। तो अभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट है, वहां पर वार चल रही है दोनों देशों के बीच में। अब आर्मानिया इज सपोर्टिंग यूक्रेन और आर्मानिया ने कहा है कि अपने अलाइज से कि दे शुड जॉइन द दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज सम jurisdiction or has jurisdiction in certain matters and like genocide. So if any person has committed genocide or any other war crime, then that person can be prosecuted against the then that person can be prosecuted by the International Criminal Court. So Armenia and its alliance want that the Vladimir Putin should be prosecuted by the ICC. Now we come to the next news. 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में फॉर फाइंडिंग अ वे टू सी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 3 लोग कौन हैं? फ्रांस के हैं पायरी एगोस्तिनी, हंगेरियन ऑस्ट्रिया के हैं फेरेंस, और फ्रेंच और स्वीडिश के हैं एनी एल व्हीलर। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में फॉर research using ultra quick light flash that enables the study of electron inside the atoms and molecule. तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए फ्लैश लाइट से, उसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है एटो सेकेंड।
तो बेसिकली एटो सेकंड का मतलब होता है कि एक बहुत ही ब्रीफ फ्लैश, मतलब बहुत ही कम समय में जो फ्लैश लगती है उससे इनको इलेक्ट्रॉन को देखने की अपॉर्चुनिटी, इसको हम बोलते हैं। सो द नेम ऑफ दीज थ्री पर्सन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप याद कर लेंगे इन तीन नेम को। सो rest of the news are not important. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.